So let's start by first explaining the topic, that is applied process safety. Simplifying safety for sustainable operations. This is what is our focus today. So applied process safety basically होता क्या है, what are the analytical fronts and how we do the analysis portion. We'll be having a look at that today. So to start with, the first slide will be what is process safety. So basically I'm just trying to repeat the definition because the approach may change based on the definition that we are going to discuss. So what is process safety? So process safety basically involves a technical decision that balances safety and the commercial reality. So this is what is my study topic, that says that when you talk of safety, you're talking about very basic stuff, and that is you're talking about either the technical decision making concept or the commercial decision making concept. So this is where the balance between safety and commercial reality comes into picture. So what is the aim? The aim is to prevent the hazardous incident and to ensure the effective operations are in place. So that is what everybody's focus. We need to make sure through process safety that we get optimum, adequate amount of result or the output that has been intended by the operation that are being performed or any process that is happening. So production तो निकलना चाहिए ना. What we are concerned with is हमारा प्रोडक्शन पूरा आना चाहिए. So process safety basically ये देखता है, ये टेक्निकल डिसीजन मेकिंग को बैलेंस करता है सेफ्टी के साथ में और कॉमर्शियल रियलिटीज़ के साथ में, कि भी हमारा जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी बैठ रही है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ यू कैन फॉर्मुलेट द नीड. सो दिस इज व्हाट this flow chart gives you a detailed information on this, and what this flow chart states: should a risk be assessed? किसी भी रिस्क को आप असेस कब करते हो? व्हेन यू ट्राई एंड असेस द रिस्क. अगर रिस्क है तभी तो आप असेस करोगे ना. अगर रिस्क है, ओके, सो वी डिफाइन द रिस्क फर्स्ट. सो हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजिकल इनपुट देखा था कि भी हम लोग जब कोई भी असेसमेंट करते हैं, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, सपोज आर क्लियर रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग एग्जाम्पल्स और रेगुलेशंस आर सेट. सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर आपको सेट करनी है कि भी आपको एक एग्जाम्पल लेना है कि भी हमें असेसमेंट करना है, तो वो क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन वाई वी आर डूइंग दिस असेसमेंट. तो व्हेन वी गो टू दैट कि भी हमें ये असेसमेंट करना है, ओके, सो वी हैव टू कंपेयर इट विद सर्टेन थिंग्स, राइट. वी हैव टू कंपेयर इट विद से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. सर हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं और हम लोग इस स्टैंडर्ड के हिसाब से नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. ओके, सो the regulations are in place. If the regulations are in place, and then we can immediately start risk assessment, required or not, हमें सीधा पता चल जाएगा. अगर हमारे असेसमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने सेट किए उसके हिसाब से नहीं है तो क्या होगा ना, कुछ गड़बड़ है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट योर आंसर्स. तो हमें उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोगों को वी हैव टू रिविजिट दैट. ओके, कैन यू आंसर द रिस्क असेसमेंट क्वेश्चंस. अब वो रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस कौन से हैं? तो हमारे रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस ये हैं, इनिशिएट रिस्क असेसमेंट के रिस्क. तो रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस हम किस फॉर्मेट में पूछेंगे, हम पूछेंगे डिपेंडिंग ऑन हम क्या असेस करना चाह रहे हैं. हम प्रोसेस असेस करना चाह रहे हैं, हम एक्टिविटी असेस करना चाह रहे हैं, हम इक्विपमेंट के बारे में कुछ असेस करना चाह रहे हैं, या हम ह्यूमन बिहेवियर का असेसमेंट चाह रहे हैं. तो ये चारों अप्रोचेस जो है ना, ये चार पिलर्स जो है, यही फॉर्म करते हैं बेसिकली जस्टिफिकेशन. कि जस्टिफिकेशन का नीड क्या है, भाई क्यों हम ये करना चाह रहे हैं. ओके, अब हमारे सपोज हमने ये ले लिया कि भी हमारा रिस्क असेसमेंट हमें करना. ओके, तो हमारे पास में क्या रिस्क असेसमेंट रिक्वायर्ड है या नॉट रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड नहीं है कि भी हाँ अभी जो हमने जितनी चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं वो एवरीथिंग इज फॉल्स इन प्लेस. वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, वी हैव एनालाइज्ड, वी हैव इवैल्यूएटेड. नाउ इट इज एट दिस स्टेज दैट इट कैन नॉट गो फर्दर डाउन. सो व्हाट वी नीड टू डू इज नाउ वी नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट दैट वी शुड नॉट गो बिलो दिस और वी शुड नॉट गो अबव दिस. जैसे अभी आप लोगों के एग्जाम्पल में सर ने बताया था कि भी हम लोगों का एक साल में इंसिडेंट रेट जो था वो 80 था, दूसरे साल में वो 120 हो गया. तो नेचुरली देयर इज एन इंक्रीज इन दी इंसिडेंट रेट. अब वो इंसिडेंट रेट का अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एन ग्रेजुअल इंक्रीज. और अगर ये 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया मतलब
आगे फर्दर और कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स आ सकते हैं. दैट इज व्हाई व्हाट वी डिड वाज वी फोकस्ड ऑन द एक्टिविटी एंड वी कैलकुलेटेड द एएफआर कि एवरेज फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, अभी क्यों इतना कम हुआ, कैसे आया, क्यों आया. सो उसके लिए फॉर्मूलाज बनाए गए. करेक्ट. सिमिलरली इसका ग्राउंड था प्योरली एक्सीडेंट बेस्ड, मतलब जो चीज़ हो चुकी है उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, उसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज. ऑलराइट. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट कम्स टू हमारे पास में सेट टूल्स, हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सो वी विल फर्दर डिफाइन द ग्राउंड्स. जैसे कोई भी अगर हमें गेम खेलना हो तो गेम खेलने से पहले उसके सेट रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने पड़ते हैं. यस और नो? यस. करेक्ट. तो उसी तरह से सेफ्टी में अगर आपको असेसमेंट करना है तो वो असेसमेंट करने से पहले आपको कुछ सेट रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे. अब वो रूल्स चाहे स्टैंडर्ड्स हों, नॉर्म्स हों, आपके प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, या आपके पास में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पास में नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पास में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. ऑल सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल नाउ, राइट. सो वंस वी हैव दैट विद अस, व्हाट वी डू, वी इनफॉर्मली हम उसे करेंगे या फॉर्मली करना चाहते हैं. ये दो एस्पेक्ट्स हम डिवाइड करते हैं. तो इनफॉर्मली अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इंटरनली देखेंगे, हाँ भाई बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, यार ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं. ये इंटरनल डिस्कशन हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ऑडिट. तो ये इनफॉर्मल रिस्क असेसमेंट करते हैं. करेक्ट. फॉर्मल रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, दैट ओके वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, वी आर नॉट एबल टू कम टू अ सॉल्यूशन, सो लेट अस डू इट फॉर्मली. Ask somebody third party to come in, ask some experts to come in, let us use some tools, let us use some management practices, software लेके आते हैं, कुछ भी करते हैं. So these are all different tools that we can use to have a formal investigation done. Once the formal investigation tool is in picture, it will give you insights, it will give you the records, it will give you the evidence, and then how it will give, it will either give it qualitatively or quantitatively, जो हम लोगों ने पिछली बार बात कर ली. Then once all this is done, again it goes to the cycle. So इसीलिए ये सीक्वेंस आपका एक असेसमेंट का बनता है कि yes there is a need or there is no need. तो this is how you reach to that as low as practically possible level. Correct. Now coming to the next slide, that says process approach. Now start the processes. तो एक अप्रोच हमने ले ली, हमने क्या बोला, हम प्रोसेस अप्रोच लेंगे. सर हमारे प्रोसेस के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस हमारा रिस्की है और इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं. ओके. सो व्हेन वी टुक प्रोसेस अप्रोच, सो हाउ वी गो अबाउट इट, हमने इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे. हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि भी लेट अस फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट. ये हमारा फोकस होना चाहिए प्रोसेस में. उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई द रिस्क एट ईच स्टेज टू स्मूदर ऑपरेशन. मतलब ये स्टेज पे ये स्मूथ होना चाहिए बॉस, ये यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, ये प्रोडक्ट इस तरह से बनना चाहिए था, हमने अगर इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, इतना टाइम इसको दिया है तो ये चीज़ अब तो प्रोसेस हो जानी चाहिए थी. अब वो नहीं हुई तो क्या होगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट की पहली स्टेज आती है, उसके बाद में 3 डिवीजन में हमारे आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का एलिमिनेशन, एस्टिमेशन, और उसके बाद में हमारा तीसरा स्टेज आ गया कि भी चलो हमने इवैल्यूएट भी कर लिया उसको. ओके. नाउ यहाँ पे जो भी इन्वॉल्वमेंट आता है तो हर चीज़ कुछ एक चीज़ प्रोजेक्शन देती है. जैसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें इस प्रोसेस अप्रोच को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम. अब प्रोसेस फ्लो डायग्राम और मैपिंग टूल्स हमको क्या इंसाइट्स देंगे, हमको देंगे आइडेंटिफाइड चीज़ें. तो रिस्क असेसमेंट हम उस पर करेंगे. आइडेंटिफाइड चीज़ें हो गए तो हमने क्या किया, हमने हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया. देन व्हाट वी ट्राई टू, वी डिटरमाइन द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज दैट माइट हैपन बिकॉज इफ द प्रोसेस गोज रॉन्ग. करेक्ट. उसके बाद में हम उसके एस्टिमेशन करते हैं. अच्छा अगर खराब होगा तो कितना खराब होगा, हम उसे तोलेंगे ना, हम उसको कॉमर्शियल वैल्यू देंगे कि बॉस हमने एक प्रोसेस किया, वो प्रोसेस के अंदर वैल्यू हमारी माइनस हुई कि हमारा इतना लॉस हो सकता है. ओके. अगर लॉस हो सकता है तो हमने क्या किया, हमने एस्टिमेटिंग द रिस्क, हमने उसको डिस्क्राइब भी किया. हम लोगों ने पिछली बार बात किया कि भी कैसे स्केल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लॉसेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनको स्केल में कैसे डाल सकते हैं, हाई लो मीडियम ये सब कैटेगरी होती है. तो इसको हम लोगों ने देखा. इसके बाद में आता है एलिमिनेटिंग द रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग दी और अंडरटेकिंग दी एप्रोप्रिएट प्रोसीजर. अब रिस्क का इवैल्यूएशन अगर आप करते हैं तो आप क्या करेंगे कि भी एलिमिनेट द रिस्क, हमें रिस्क को एलिमिनेट करना है या हम रिस्क को कम करेंगे. तो रिस्क को कम करने के लिए हम क्या ऐसे चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि रिस्क को
हम कम कर सकें, सो दैट इट कम्स टू आवर कि भी हाँ आप इससे नीचे नहीं जा सकते. सो दैट कम्स अंडर प्रोसेस अप्रोच. तो ये हमारी होगी प्रोसेस अप्रोच, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में बात किया, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क और मैपिंग. इसका मैं आपको टेम्पलेट भी दिखाऊंगा बाद में, करेक्ट. लेकिन अभी हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस अप्रोच क्या होती है. तो प्रोसेस अप्रोच के अंदर हमें ये फोकस करना है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट. तो इस प्रोसेस के अंदर किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट पे चेंज हो रहा है, वो हमें देखना है, करेक्ट. इसके बाद में दूसरी जो हमारी अप्रोच है दैट इज इक्विपमेंट अप्रोच. अब इक्विपमेंट अप्रोच में क्या होता है, एग्जामिन हाउ इक्विपमेंट मैनेजेस द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ मटेरियल, एंश्योर्स ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन एंड प्रिवेंट्स द फेलियर एंड मिनिमाइजिंग द डाउन टाइम. ये हमारे इक्विपमेंट की चीज़ें हैं. हम कोई भी अगर इक्विपमेंट ऑपरेट हो रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं, वी सी दैट वेयर हाउ द इक्विपमेंट इज हैंडलिंग द मटेरियल एंड हाउ आदमी से जो उसका इंटरेक्शन है इक्विपमेंट का वो कैसा है, वो सही है या नहीं है. अगर वो सही है, जैसे नॉर्मल ऑपरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा नॉर्मल ऑपरेशन है, डेटा कलेक्शन हुआ और सेंसर्स के थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू, और चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है. इसे कहते हैं हम लोग कंडीशन मॉनिटरिंग. उसके बाद में आता है एनोमली. हमने डिटेक्ट करी यार कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है, हमारे डेटा के अंदर कुछ एनोमलिटी आई कि यार कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर बराबर नहीं दिखा रहा है, या उसको जितना ट्रांसफ़र होना चाहिए था उतना वॉल्यूम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो कहीं तो गड़बड़ है. तो हमने ये डिटेक्ट किया. अब इस कंडीशन को फिर हम लोग कंडीशनल इसमें ले जाते हैं, असेसमेंट में ले जाते हैं. इसे हम लोग कहते हैं इक्विपमेंट अप्रोच, जहां हम लोग क्या करेंगे, वी डिटेक्ट और डायग्नोस दी प्रोलॉन्ग और रिमेनिंग यूजफुल. जो हमारे पास में पैरामीटर्स बचते हैं कि यार ये पैरामीटर गलत हो रहा है, तो इसको हम एनालाइज करना शुरू करेंगे. देन व्हाट वी डू, इफ दिस गोज रॉन्ग व्हाट इज हैपनिंग, तो उसका हम लोग प्रोजेक्शन ग्राफ बनाते हैं. दिस इज व्हाट इज इक्विपमेंट अप्रोच ऑल अबाउट, करेक्ट. सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई एंड आइडेंटिफाई इक्विपमेंट फेलियर एनालिसिस एंड कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा, correct. This is our equipment approach. Next comes our activity approach. तो activity approach में क्या होता है, whatever activity, like analyzing every activity involving the equipment, material and people. So whatever activity is happening, then evaluating the risk that ensures safe operation practice. So that is all that comes under activity approach. अब इसमें करना क्या है, task based risk होता है. दिस इज टास्क बेस्ड रिस्क असेसमेंट. तो यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेटा होता है. जैसे हमारा गोल है, आपका गोल क्या दिया गया है, व्हाट इज द गोल, व्हाट वाज द टास्क, व्हाट इज योर टास्क, व्हाट इज योर गोल, देन प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग टू अचीव दैट गोल, ऑब्स्टिकल्स दैट यू ओवरकम. तो ये एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है. यहाँ पे फिर आपका रोल आता है, आपका क्या रोल है उसके अंदर, यू हैव बीन आस्क्ड टू, क्या काम करने को बोला गया था आपको, योर जॉब इज टू, करेक्ट. देन आता है ऑडियंस. तो योर क्लाइंट इज, उनकी क्या डिमांड थी, टारगेट क्या था, नीड क्या थी, सिचुएशन क्या है, कंटेक्स्ट यू फाइंड योर सेल्फ इन, द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन डीलिंग विद, करेक्ट. देन आता है प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस. तो यू क्रिएट इन ऑर्डर टू व्हाट, करेक्ट, यू नीड टू डेवलप व्हाट. तो ये एस्पेक्ट्स आपके एक्टिविटी अप्रोच में आते हैं. वॉट एवर एक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज एक्टिविटी दैट इज बीन परफॉर्म, हर एक्टिविटी को हम टास्क में लेंगे कि ये एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी थी, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के हमारे अंदर ये डिफिकल्टी आई. इन डिफिकल्टीज को मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेप्स लिए तो हमको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल गया, या वी वर एबल टू अचीव दी आउटकम. तो ये अप्रोच जो है इसे हम लोग कहते हैं एक्टिविटी अप्रोच. डोंट वरी अबाउट द स्लाइड्स, आई विल डेफिनेटली शो यू कि इसका इवैल्यूएशन शीट कैसा दिखता है, वर्कशीट कैसी दिखती है, सो दैट इट विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, करेक्ट. पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्टिविटी अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टास्क बेस्ड रिस्क असेसमेंट. जो हमें टास्क दिया था, वी वर गिवन कि 100 kg ऑफ मटेरियल इज टू बी प्रोड्यूस और 1000 kg मटेरियल इज टू बी प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस. आप क्या करें, क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ भाई. तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे कि भाई कहाँ पे हमारे लॉसेस निकले. एक्टिविटी अप्रोच अगर आप लेते हो तो आप कैसे निकालोगे, आप ये निकालना चाहते हो दैट हमारा टारगेट था अचीविंग 1000 kg, ओके.
1000 kg हमारा नहीं निकला, हमारे निकले 900 kg। तो अब हम कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग में, एक्टिविटी अप्रोच में। कहाँ जाएंगे? शुरुआत कहाँ से हुई भाई? रॉ मटेरियल इतना आया, ओके, अब इसके हिसाब से हमें 100 kg मिलना चाहिए था, ओके, ये यहाँ प्रोसेस हुआ, ओके, अब इसके हिसाब से हमें 1000 किलो मिलना चाहिए था, ओके। फिर प्रोसेस होने के बाद में पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, अब यहाँ पे हमें 1000 किलो मिलना चाहिए था ना। तो कहाँ पे हमारे जो स्टेप वाइज मैनर में हम लोगों के जो क्वालिटी चेक पैरामीटर्स हैं, तो ये जो एक्टिविटी हम कर रहे थे, तो कौन सी एक्टिविटी में लॉस ज़्यादा हुआ? कि भाई रिजेक्शन ज़्यादा आया, अरे यार यहाँ पे वेस्टेज निकल गया, अच्छा ये वेस्टेज निकला इसलिए हमें 1000 किलो नहीं मिला, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट इज योर एक्टिविटी अप्रोच, दैट यू रीच टू दैट लेवल दैट ओके यहाँ लॉसेस हमारे हैं। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स या ह्यूमन एरर एनालिसिस। तो ह्यूमन एरर एनालिसिस क्या कहता है? तो ह्यूमन एरर एनालिसिस ये कहता है कि भाई ह्यूमन एरर हुआ, चलो ठीक है, माना चलो ह्यूमन एरर हुआ, तो ज़्यादातर क्या होता है 99% असेसमेंट के अंदर लोग सीधा लिख देते हैं कि आदमी की मिस्टेक थी, आदमी की गलती थी, हो गया खत्म, ओके। लेकिन वो ह्यूमन एरर हुआ क्यों? कारण फाइंड आउट किया? नहीं। क्यों? हमने सीधा ब्लेम डाल दिया। सो दिस इज व्हाट यू कॉल ब्लेम गेम या ब्लेम कल्चर। ये गलत है। हम क्या करते हैं प्रोसेस सेफ्टी के अंदर? ह्यूमन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस क्या है और उसका ह्यूमन एरर एनालिसिस करना पड़ेगा। अब उस एनालिसिस में हम करते क्या है? पहला, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। भाई लेवल बराबर लगे हुए हैं, उन लेवल का प्लेसमेंट सही जगह है, डिस्प्ले बराबर चल रहा है, वो कंट्रोल बराबर फंक्शन कर रहे हैं, वो कंट्रोल्स की हेल्थ कैसी है, मॉनिटरिंग का अलर्टनेस कितना है, कितने टाइम पीरियड में इसको देखना पड़ता है, प्लांट यूनिट का डिफरेंस क्या है, मतलब एक यूनिट में अलग चल रहा है, दूसरे यूनिट में अलग चल रहा है, एक्सेसिव फोर्स तो नहीं लगा रहा आदमी काम करने में कि भाई उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही हो, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट उसके पास में बराबर हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये आदमी, ह्यूमन एंड मशीन, इन दोनों का इंटरफेस डिसाइड करती है कि आदमी का इंटरेक्शन मशीन के साथ में जो हो रहा है, उस इंटरेक्शन के क्या मापदंड हो सकते हैं। नॉट लिमिटिंग टू दीज, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिए कि दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब इसमें नेक्स्ट फेज क्या आता है? वर्क एनवायरनमेंट। तो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आप क्या करते हैं भाई? तो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर हाउसकीपिंग बराबर है या नहीं है, पता चला स्लिपरी सरफेस हो रखा है, गंदगी हो रखी है, बास आ रही है, कुछ भी हो रहा है। कंडीशन कहती है हीटिंग, हॉट है, कोल्ड है, वेट है, स्लीक है, लाइटिंग बराबर नहीं है, नॉइजी ज़्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, यू नो, उसके बाद में क्रैम्प क्वार्टर्स है, मतलब एकदम कम जगह है, आदमी जा ही नहीं सकता है, कैसे ऑपरेट करेगा, करेक्ट। इक्विपमेंट गार्ड्स नहीं है, या हाई रेडिएशन है, कंटेमिनेशन ज़्यादा हो रखा है। तो ये कैसे एस्पेक्ट है? तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट है। इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। भाई आप आदमी के बारे में बात कर रहे हो, वो इतना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम कि उसका नॉलेज बेस्ड डिसीजन हो ही नहीं सकता है, वो आदमी को समझेगा ही नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा बीच में। तो ये से हम लोग कहते हैं कि भाई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल ऑपरेशन की, जैसे आपने एसओपी बनाई, अब वो एसओपी ढेला समझ में नहीं आती ऑपरेटर को, तो आप क्या करो? सो दैट इज हाउ दिस कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेज। मॉनिटरिंग इनटू मैनी आइटम्स। मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं आप 10 चीज़ें मॉनिटर करने को उसको बोल दी, अरे एक आदमी है भाई, वो 15 चीज़ें एक साथ में नहीं देख सकता है। वो जो देख सकता है उसको क्लियर कट गाइडलाइंस होना चाहिए कि इतने टाइम में तुमको ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है। तो इस तरह से क्लियर सेट पैरामीटर्स होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सब कुछ एक साथ में देते, तो ये दिस इंक्रीजेज टू मेनी आइटम्स टू मॉनिटर, ये भी एक फॉल्ट आता है। उसके बाद में आता है नॉन फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम, जैसे एरर ड्यू टू डिटेक्टेबल। क्या आता है? एरर नॉट डिटेक्टेड। क्यों नहीं आया भाई, एरर क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ? भाई मशीन ने कहीं पे माल फंक्शन किया, वो क्यों हो रहा पता नहीं चल रहा सर, करेक्ट। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि भाई हमने कहीं पे फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, रिकॉर्डेबल भी नहीं है सर, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एरर ही रिकॉर्ड नहीं हुआ सर, कैसे क्या करोगे? आदमी की गलती नहीं है, हम मानते हैं कि भी आदमी की गलती नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। दैट गोज टू द फोर्थ एंड कि भाई इफ़ वी आर नॉट एबल टू फाइंड, देन हम लोग किस पे जाएंगे? ह्यूमन अप्रोच। हमारे अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो हम किस पे जाएंगे? मशीनरी अप्रोच। मशीनरी अप्रोच समझ में नहीं आ रही तो किस पे जाएंगे? एक्टिविटी अप्रोच। एक्टिविटी अप्रोच समझ में नहीं आ रही तो फिर हम किस पे जाएंगे? ओवरऑल हमारा पहला जो अप्रोच था उसके ऊपर, करेक्ट। सो दिस इज हाउ ऑल दीज 4 अप्रोचेस, प्रोसेस अप्रोच, तो प्रोसेस, इक्विपमेंट, एक्टिविटी और मैन अप्रोच, इस सीक्वेंस में आप ले सकते हैं। अब ये जो अप्रोचेस हैं ये हमें यही मदद करती हैं
कि हम इनसे प्रोसेस को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स whatever process safety measures that we are trying to reflect or we are trying to analyze are being betterly reflected and understood. Got the point clear अभी यहाँ तक? So analytics, अब हम लोग बात करते हैं analytics की. तो analytics in process safety is basically what? It is predictive analysis, identifying potential risk before the incident occur. ये पहला पोर्शन है, predictive analysis. दूसरा पोर्शन क्या आता है? रियल टाइम मॉनिटरिंग. दैट मीन्स ट्रैकिंग प्रोसेस वेरिएबल्स फॉर एनॉमलीज. मतलब कुछ अगर मिस्टेक होगी तो उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग से आप निकाल सकते हैं. एंड तीसरा एनालिटिकल फ्रंट आता है इंसिडेंट एनालिसिस. दैट इज लर्निंग फ्रॉम पास्ट इंसिडेंट टू इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स. अब ये 3 अप्रोचेज हैं एनालिटिक्स की. आप लोग अभी जैसे यूजुअली लोग क्या करते हैं, जैसे लॉस्ट टाइम इंजरी रेट निकाला, फ्रीक्वेंसी रेट निकाल लिया, या हम कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो वो आग लग गई, उसके बाद कुआं खोद रहा है. सो व्हाट दे आर डूइंग इंसिडेंट एनालिसिस. तो ये आपका एनालिटिकल फ्रंट कहाँ चला गया? इंसिडेंट एनालिसिस. यहाँ पे फॉर्मूलाज लगते हैं, करेक्ट. अब ये जो फॉर्मूलाज आप लोग लगा के कैलकुलेट करते हो, इसका जो डेटा होता है ये कलेक्टिवली आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस. तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या करता है? पास्ट डेटा लेता है, पास्ट अंडरस्टैंडिंग लेता है, LFIs लेता है, लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट्स लेता है, और उसको प्रिडिक्टिंग मॉडल पे डाल देता है कि बॉस एवरेजली हमने पिछले 3-4 साल का ट्रेंड स्टडी किया है, उसके अंदर हमें ये पता चला है कि हर 3 महीने में एक बार इंसिडेंट होता है और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंसिडेंट होता है, तो इसके ऊपर फोकस बढ़ाओ तो इंसिडेंट होना नहीं चाहिए. इस तरह से आप 0 आवर्स अचीव करते हो कि अगर आप आपके प्रीवियस इंसिडेंट से समझ के ट्रेंड निकाल के एंड देन यू अंडरस्टैंड कि 3 महीने में हो रहा है भाई, अब इंसिडेंट होने की तैयारी है, लेट अस बी एक्टिव. तो व्हेन यू बिकम कॉन्शियस अबाउट इट, इट विल नॉट हैपन. करेक्ट. ये आती है आपकी प्रिडिक्टिव एनालिसिस. दूसरा आता है, इस चीज को आप कैसे अचीव कर सकते हैं? रियल टाइम मॉनिटरिंग से. अब रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसी होगी? when you are collecting relatable and accurate data for the analysis so that it can go on prediction model or it can sustain the existing safe environment. correct. तो ये आपके 3 डिफरेंट फेज और 3 अलग अलग प्रोसेसेस हैं फॉर एनालाइजिंग प्रोसेस सेफ्टी. करेक्ट.